हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे द इंडियन पेनल कोड 1860 की जो हमारी क्लास की सीरीज चल रही है। इसमें हम चैप्टर 12 के कुछ प्रोविज़न पढ़ने वाले हैं। इन प्रोविज़न में हम ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन और गवर्नमेंट स्टाम्प से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 230 से, जिसमें हम कॉइन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉइन की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड किया गया है? कॉइन एक मेटल का पार्ट होता है जो यूज़ किया जाता है मनी के रूप में, और जो स्टाम्प होता है, इशू होता है, जो कि अथॉरिटी है स्टेट की या सोवरेन पावर इन ऑर्डर टू बी यूज्ड। जो सोवरेन पावर है उस स्टेट की, उसके रूप में उसको यूज़ किया जाता है। सेकंड में हमें इंडियन कॉइन में डेफिनेशन दी गई है, जिसमें इंडियन कॉइन में एक जो मेटल होता है वो स्टाम्प होता है, इशू होता है अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अथॉरिटी पास करती है उसके द्वारा वो मेटल एज ए कॉइन के रूप में स्टाम्प और इशूड होता है और मनी के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। और जो मेटल जो स्टाम्प और इशू होता है वो कंटिन्यू रहता है इंडियन कॉइन के रूप में फॉर द पर्पज ऑफ इस चैप्टर के हिसाब से, और नथिंग विद इट मे बी सीज टू बी यूज एज मनी। तो अगर कोई अदरवाइज प्रोविज़न नहीं है इसको एज ए कॉइन के रूप में यूज़ नहीं करने के, तब तक उसको गवर्नमेंट के द्वारा एज ए पास है अथॉरिटी के द्वारा कि वो इंडियन कॉइन के रूप में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि एक कौरीज आर नोट कॉइन। तो कौरीज जो कोड़ियाँ होती हैं वो कॉइन नहीं होते हैं। लम्स ऑफ अनस्टाम्प्ड कॉपर के रूप में जो यूज़ किया गया लम्स वो मनी के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन वो कॉइन में इंक्लूड नहीं होता है। सी में बताया है जो मेडल्स हैं वो कॉइन नहीं होते हैं इन एज मच एज दे आर नॉट इंटेंडिंग टू बी यूज्ड एज मनी। जो मेडल्स होते हैं वो कॉइन नहीं होते हैं और उनका मनी के रूप में भी यूज़ नहीं किया जाता है। डी में बताया है द कॉइन डोमिनेटेड एज ए कंपनी रुपीज़। जो कंपनी रुपीज़ के रूप में कॉइन यूज़ किया जाता है, डोमिनेट होता है, वो इंडियन कॉइन में हो सकता है। ठीक है, ई में हमें बताया है फारुखाबाद रुपीज़, जिसके बारे में बताया गया है कि वो मनी के रूप में यूज़ किया जाता है एज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत, और इंडियन कॉइन हो सकता है ना, ऑल्दो इट इज़ नो लॉन्गर टू बी यूज, और यद्यपि वो उसके लिए यूज भी नहीं हो सकता एज ए पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मे बी यूज एज ए कॉइन और नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम सेक्शन 231 पढ़ते हैं, जिसमें हम काउंटरफीट कॉइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कोई व्यक्ति हु एवर काउंटरफेट करता है, मतलब ऐसा कोई कूट रचन करता है जिसमें कि वो नोइंगली जानते हुए परफॉर्म कर देता है किसी ऐसे पार्ट को जिसमें वो काउंटरफेट कॉइन करता है। तो मतलब कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी कॉइन में अल्ट्रेशन करके उसमें कूट रचना करके ऐसा कोई कॉइन तैयार करता है, उसको वो कॉइन के रूप में यूज़ करता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट है और फाइन के द्वारा भी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं ए पर्सन कमिट दिस ऑफेंस हु इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन एंड और नोइंगली इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाई बी प्रैक्टिस एंड कॉज ए जेन्युइन कॉइन टू अपीयर लाइक ए डिफरेंट कॉइन। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसमें कि वो इंटेंशन रखता है प्रैक्टिस करने का, जिसमें कि वो धोखा देने का, डिसेप्शन देने का पर्पज रखता है, जानते हुए कि उस डिसेप्शन की प्रैक्टिस करने से जो जेन्युइन कॉइन था, जो कि अपने आप में एज ए ट्रू अपीयर कॉइन था, वो डिफरेंट कॉइन के रूप में अपीयर होता है एज ए अल्टर्ड पार्ट के रूप में, तो वो कॉइन के रूप में यूज़ नहीं कर देता है, तो उसका काउंटरफेट कर देता है इस ऑफेंस के जानते हुए, और उसमें डिसेप्शन प्रैक्टिस करता है, तो वो एज ए जेन्युइन कॉइन नहीं माना जाएगा, वो डिफरेंट कॉइन के रूप में माना जाएगा, उसको जेन्युइन कॉइन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 232 में हम पढ़ते हैं काउंटरफेट इंडियन कॉइन। जो इंडियन कॉइन को काउंटरफेटिंग करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है? हु एवर काउंटरफेट, जो कोई व्यक्ति कूट रचना करता है एंड नोइंगली परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ काउंटरफेट, तो जानते हुए परफॉर्म कर देता है किसी पार्ट को जिससे कि काउंटरफेट की कोई प्रोसेस है उसके किसी पार्ट को वो प्रैक्टिस करता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रीजमेंट किस डिस्क्रिप्शन की होगी, 10 ईयर की होगी, और फाइन के द्वारा भी उसको पनिश किया जाएगा। एज ए इंडियन कॉइन कोई यूज़ करता है और उस इंडियन कॉइन में वो कुछ काउंटरफेट ऐसे कुछ अल्ट्रेशन पार्ट कर देता है जिसके रूप में वो उससे बेनिफिट इन एडिशन में ले लेता है, तो वो काउंटरफेट से जो व्यक्ति पनिशेबल होगा उसको इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रीजमेंट 10 ईयर की पनिशमेंट दी जाएगी और फाइन के द्वारा भी पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 233 में हम पढ़ते हैं मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफेट कॉइन। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो काउंटरफेट कॉइन के लिए यूज़ हो रहा है उसका कोई ऐसा
तैयार करने वाला व्यक्ति या उसको सेल करने वाला व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा। Whoever makes or mends and perform any part of the process of making and mending and buy and sell and dispose of any die, an instrument for the purpose of being used or knowingly having reason to believe that it is intending to be used for the purpose of counterfeit coin shall be punished with imprisonment of either description which may be termed in extent for 3 years and shall also be liable to fine। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट को तैयार करता है या फिर उसको ठीक करता है या परफॉर्म कर देता है उसके किसी भी पार्ट को, जिससे कि वो उसको बाय करता है, किसी से खरीदता है या सेल कर देता है या डिस्पोज कर देता है, ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट को जो किस पर्पज से लिए किया गया है, जो ये जानते हुए इस पर्पज से उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करा गया है या बेचा गया है या खरीदा गया है या उस पर कोई पार्ट परफॉर्म किया गया है, जिससे कि कोई काउंटरफेट कॉइन क्रिएट होता है उस इंस्ट्रूमेंट से, तो उस व्यक्ति को 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट एंड फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 234 में हम पढ़ते हैं मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफेटिंग इंडियन कॉइन। तो इसमें भी हमें वही बात बताई गई है सेक्शन 233 में, जो कि काउंटरफेटिंग कॉइन की बात की गई थी, लेकिन सेक्शन 234 में हमें काउंटरफेट इंडियन कॉइन की बात की गई है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी इंस्ट्रूमेंट को मेक करता है, सेल कर देता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो किस पर्पज से यूज़ हो रहा है, काउंटरफेट इंडियन कॉइन के पर्पज से यूज़ हो रहा है, तो वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर मेक्स कर देता है या मेंड्स कर देता है या परफॉर्म कर देता है उसके किसी भी पार्ट को जिसमें मेंडिंग, बाइंग, सेलिंग, डिस्पोज करना है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए और उस पर्पज़ के लिए फॉर द बीइंग जिसको यूज़ किया गया है, नोइंगली एंड हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इस इंटेंशन से यूज़ किया गया है कि उसको इंडियन कॉज ऑफ काउंटरफेट इंडियन कॉइन शैल बी पनिश, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा भी उसको पनिश किया जाएगा। तो इसमें हमें बता दिया गया 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट एंड फाइन के द्वारा। ठीक है। सेक्शन 235 में हम पढ़ते हैं पजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द सेम फॉर काउंटरफेट कॉइन। तो यहाँ पे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसका पजेशन और मटेरियल ऐसा यूज़ करना जिसको काउंटरफेट कॉइन के पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इसमें बताया गया है हूएवर इज इन पजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, जो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे व्यक्ति के पजेशन में है या मटेरियल उसके पजेशन में है जिसमें कि पर्पस है यूज़ करने का उसको काउंटरफेट कॉइन करने के लिए एंड नोइंगली रीजन टू बिलीव, ये जानते हुए कि सेम उसका यूज़ किया जा रहा है इस पर्पस के हिसाब से, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट है एंड फाइन के द्वारा। ठीक है। इसमें इंडियन कॉइन का भी एक पार्ट बताया गया है जिसमें बताया गया है इफ़ इंडियन कॉइन एंड इफ़ द कॉइन इज़ टू बी काउंटरफेट, तो अगर ऐसा कॉइन काउंटरफेट होता है इंडियन कॉइन का, तो उस केस में उसको 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट दे दी जाएगी और फाइन के द्वारा भी पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 236 में हम पढ़ते हैं अबेटिंग इन इंडिया द काउंटरफेट आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन। तो यहाँ बताया गया है कि इंडिया में अगर अबेटमेंट हो रहा है उस कॉइन के, इंडियन कॉइन के काउंटरफेट के पर्पस के हिसाब से, तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाएगा। हूएवर बीइंग विथिंग इन इंडिया, जो इंडिया के अंतर्गत रहते हुए अबेट्स करता है कि काउंटरफेट हो सके कॉइन का जिसमें कि इंडियन कॉइन है, और उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा उसी मैनर के हिसाब से जिस एक्ट के लिए उसने अबेटेड करा था उस इंडियन कॉइन को काउंटरफेट करने के लिए इंडिया की टेरिटरी में, तो उस प्रकार पनिशेबल होगा उसी मैनर में जैसे कि ऑफेंस के लिए उसने अबेट करा था। ठीक है। सेक्शन 237 में हम पढ़ते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफेट कॉइन। तो यहाँ पे अगर किसी काउंटरफेट कॉइन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर, जो कोई व्यक्ति इंपोर्ट कर देता है इंडिया के अंतर्गत या एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया के बाहर ऐसा कोई काउंटरफेट कॉइन जिसमें वो जानते हुए या रीजन करता है, बिलीव कर लेता है कि वो काउंटरफेट है, तो उस व्यक्ति को 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट दे दी जाएगी और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 238 में हम पढ़ते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और काउंटरफेट ऑफ इंडियन कॉइन। तो यहाँ पे वही बात हमें बता दी गई कि अगर कोई व्यक्ति जो इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है काउंटरफेट इंडियन कॉइन का काउंटरफेट करके, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर इंपोर्ट्स कर देता है
इंडिया के अंतर्गत या एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया के बाहर से ऐसे काउंटरफेट कॉइन को, जिसमें कि वो जानता था, बिलीव करता है कि वो काउंटरफेट करने वाला कॉइन इंडियन कॉइन है, तो उस व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट जिसमें कि डिस्क्रिप्शन दी गई है 10 ईयर की और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। सेक्शन 239 में हम पढ़ते हैं डिलीवरी ऑफ कॉइन परचेज विद द नॉलेज दैट इट इज काउंटरफेट। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई काउंटरफेट कॉइन है, उसका पजेशन ये जानते हुए कि उसकी डिलीवरी करना उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति किस प्रकार लाइएबल होगा। हुएवर हैविंग एनी काउंटरफेट कॉइन, जो कोई व्यक्ति ऐसा काउंटरफेट कॉइन रखता है एट द टाइम जब वो उसको पजेस करता था, जानता था कि ये काउंटरफेट है, फ्रॉडुलेंटली इस इंटेंशन से फ्रॉड देता है उस व्यक्ति को और डिलीवर कर देता है उस अन्य व्यक्ति को और अटेम्प्ट कर देता है अन्य व्यक्ति को इंड्यूस करने के लिए, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 5 ईयर की इम्प्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा। तो यहाँ पे वो काउंटरफेट कॉइन को जानते हुए कि काउंटरफेट है, फ्रॉडुलेंटली उसको फ्रॉड कमिट करते हुए उसको अटेम्प्ट टू इंड्यूस कर देता है, उसको डिलीवर कर देता है, तो उस व्यक्ति को 5 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा भी पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 240 में हम पढ़ते हैं डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन परचेज विद द नॉलेज दैट इट इज काउंटरफेट। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है जो हमें 239 में काउंटरफेट कॉइन की बताई, इसमें इंडियन कॉइन की बात कही गई है। तो इसमें कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कोई काउंटरफेट कॉइन रखता है या काउंटरफेट इंडियन कॉइन रखता है जिसमें कि वो उसको पजेशन रखते समय ये जानता था कि वो काउंटरफेट कॉइन है, जिसमें कि वो इंडियन कॉइन को फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड के इंटेंशन से फ्रॉड कमिट कर देता है, उस व्यक्ति को उसको डिलीवर कर देता है और उसको इंड्यूस कर देता है उसको रिसीव करने के लिए, तो वहां पे उस व्यक्ति को 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 241 में हम पढ़ते हैं डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन विच व्हेन द फर्स्ट परचेज द डिलीवरी डिड नॉट नोन टू बी काउंटरफेट। तो यहाँ पे किसी जेन्युइन कॉइन की डिलीवरी बताई गई है जिसमें कि फर्स्ट परचेज जिसमें डिलीवर डिड नॉट, ये नहीं जानता था कि वो काउंटरफेट कॉइन है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम कर देता है, ऐसा ऑफेंस कमिट कर देता है, तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर डिलीवर टू एनी अदर पर्सन, जो किसी अन्य व्यक्ति को जो ऐसा ये जानते हुए कि वो ट्रू स्टाम्प कॉइन है, एज ए काउंटरफेट कॉइन नहीं है, अटेम्प्ट टू इंड्यूस, उस व्यक्ति को इंड्यूस कर देता है कि उस जेन्युइन कॉइन को ले या रिसीव कर ले, और काउंटरफेट कॉइन को जिसमें कि वो जानता था कि ये काउंटरफेट है, लीवरर जो उसको लेने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये काउंटरफेट कॉइन है, फर्स्ट टाइम पर वो उसका पोजीशन ले लेता है, तो उस व्यक्ति को पनिश यहाँ पे 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट उसको मिल जाएगी। और जिसके लिए उसको जेन्युइन कॉइन के रूप में उसको मिला है, तो उसका जो 10 टाइम है वैल्यू उस कॉइन का जिसका कि उसने काउंटरफेट करा है, उस बेस पर उसका अमाउंट उसको फाइन के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन में हम समझते हैं ए कॉर्नर डिलीवर काउंटरफेट कंपनी रुपीज टू हिज अकॉम्प्लिस बी फॉर द पर्पज ऑफ अटरिंग देम एंड बी सेल्स द रुपीज टू सी अनदर अटरर एंड हु बाइज देम नो देम टू बी काउंटरफेट सी पे away the rupees for goods to D who receive them not knowing them to be counterfeit. D after receiving the rupees discover that they are counterfeit and pay them away if they are not good. Here D is punishable, तो यहाँ पे D punishable होगा and but B and C is punishable जो कि 239 to 40 के अंतर्गत punishable होंगे। ठीक है। सेक्शन 242 में हम पढ़ते हैं possession of counterfeit coin by person who know it to be counterfeit when he become possessed thereof। तो यहाँ पे किसी भी काउंटरफेट कॉइन का किसी व्यक्ति के द्वारा पोजेशन ये जानते हुए कि वो काउंटरफेट कॉइन है और उसका पोजेशन फिर भी वो बनाए रखता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हुएवर फ्रॉडुलेंटली और विथ इंटेंडिंग दैट फ्रॉड बी कमिटेड इज इन पोजेशन ऑफ काउंटरफेट कॉइन। तो यहाँ पे फ्रॉड कमिट हुआ है उसके पोजेशन में कि काउंटरफेट कॉइन के पोजेशन में रखता है वो व्यक्ति, ये जानते हुए कि वो जो पोजेशन रखता है कॉइन का वो काउंटरफेट कॉइन है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा। ठीक है। सेक्शन 243 में हम पढ़ते हैं पोजेशन ऑफ इंडियन कॉइन बाय पर्सन हु नो इट टू बी काउंटरफेट व्हेन ही बिकम पोजेशन ऑफ देयरऑफ। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई इंडियन कॉइन का पोजेशन रखता है कोई व्यक्ति जानते हुए कि वो काउंटरफेट इंडियन कॉइन है और फिर भी वो उसका पोजेशन रखता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हुएवर फ्रॉडुलेंटली और इस इंटेंशन से जिससे कि फ्रॉड कमिट हो सकता है उसके पोजेशन में अगर काउंटरफेट कॉइन है और काउंटरफेट इंडियन कॉइन जिसमें कि वो जानता था कि वो जब पोजेशन रखता है तो वो काउंटरफेट कॉइन का पोजेशन रखता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा पनिश किया
जाएगा। ठीक है, सेक्शन 244 में हम पढ़ते हैं पर्सन एम्प्लॉय इन मिंट कॉजिंग कॉइन टू बी ऑफ डिफरेंट वेट और कंपोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स बाय लॉ। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो मिंट में काम करता है एज ए साइंटिस्ट के रूप में, जो ऐसे कॉइन को जो डिफरेंट वेट का है या कंपोजिशन है जो कि लॉ के द्वारा फिक्स किया गया है, उसे अदरवाइज एज ए कॉइन वो मेड करता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर बीइंग एम्प्लॉय, जो किसी मिंट में काम करता है एज ए अथॉरिटी में, लॉफुली एस्टेब्लिश करता है या ऐसा कोई एक्ट करता है या ओमिट कर देता है जिसके लिए वो लीगली बाउंड है ऐसा करने के लिए, इस इंटेंशन से, जिससे कि कोई कॉइन इशू होता है मिंट से, तो वो क्या है डिफरेंट वेट और कंपोजिशन में होता है। जो वेट और कंपोजिशन लॉ के द्वारा फिक्स किया गया है उसके अदरवाइज कोई वेट और कंपोजिशन होता है तो उस व्यक्ति को 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 245 में हम पढ़ते हैं अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट। तो यहाँ पे अगर कोई जो कॉइन बनाने के इंस्ट्रूमेंट है वह उनको अनलॉफुली पर्पस के हिसाब से लेना मिंट से, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हुएवर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, जो कोई व्यक्ति बिना लॉफुल अथॉरिटी के टेक्स आउट ऑफ एनी मिंट से ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लेता है जो कि लॉफुली एस्टेब्लिश है इंडिया के अंतर्गत, ऐसा कोई कॉइनिंग टूल या इंस्ट्रूमेंट, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 246 में हम पढ़ते हैं fraudulently or dishonestly diminish weight and altering the composition of coin। तो यहाँ पे कोई का देकर या कपट के द्वारा ऐसा कोई वेट या कंपोजिशन जो कॉइन का डिसाइड किया गया है लॉ के द्वारा, उसमें कोई अल्ट्रेशन या डिमिनेशन करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। whoever fraudulently or dishonestly perform any coin on any operation which diminish the weight and alter the composition of a coin shall be punished with imprisonment of either description फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड 3 ईयर की पनिशमेंट से पनिशेबल होगा और फाइन के द्वारा। इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ए पर्सन हु स्कूप आउट पार्ट ऑफ कॉइन एंड पुट्स एनीथिंग एल्स इनटू द कैविटी अल्टर से कंपोजिशन ऑफ द कॉइन। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कॉइन के बीच वाले पार्ट्स में से स्कूप करके या उसमें कुछ एनीथिंग कैविटी अल्टर से कंपोजिशन डालता है उस कॉइन के अंदर, तो ऐसा कोई इफेक्ट करता है या ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है जिससे कि काउंटरफेट कॉइन क्रिएट होता है, तो उस व्यक्ति को इस सेक्शन के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 247 में हम पढ़ते हैं फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिश द वेट एंड अल्टरेशन कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉइन। तो जैसे 246 में जो कॉइन के बारे में कोई वेट और अल्टरेशन हो रहा था, वैसे ही इसमें इंडियन कॉइन के बारे में कोई फ्रॉड करता है या डिसऑनेस्टली करता है इस पर्पज से कि परफॉर्म कर देता है कि इंडियन कॉइन का कोई ऑपरेशन जिसमें कि उसकी वैल्यू को उसके वेट और अल्टरेशन कर देता है, डिमिनिश कर देता है उसकी कंपोजिशन को, तो उस व्यक्ति को 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 248 में हम पढ़ते हैं अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ कॉइन विद इंटेंडिंग दैट इट शैल पास एज ए कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो कॉइन का जो अपीयरेंस है उसको बदलना और इस इंटेंशन से कि वो ऐसा कोई कॉइन पास कर रहा है जो कि डिफरेंट डिस्क्रिप्शन का कॉइन है एज ए लॉ फिक्स बाय लॉ एंड ए डिफरेंट कॉइन। जैसे कि इसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हुएवर परफॉर्म ऑन एनी कॉइन, जो किसी कॉइन पर ऐसे परफॉर्म कर देता है या ऑपरेशन कर देता है जिसमें कि वो अल्टर कर देता है उसकी अपीयरेंस उस कॉइन की, इस इंटेंशन से कि वो कॉइन पास हुआ है डिफरेंट डिस्क्रिप्शन से, तो उस व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट मिलेगी जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट है, फाइन के द्वारा पनिशेबल होगा। सेक्शन 249 में हम पढ़ते हैं अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ इंडियन कॉइन विद इंटेंट दैट इट शैल पास एज ए कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे वो इंडियन कॉइन की डिस्क्रिप्शन उसको अल्टर कर देते हैं इस इंटेंशन से कि वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन का इंडियन कॉइन क्या है पास कर देते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, हुएवर परफॉर्म ऑन एनी इंडियन कॉइन, जो किसी इंडियन कॉइन पर परफॉर्म कर रहा है एनी ऑपरेशन जिसमें कि वो अल्टर कर देता है उसकी अपीयरेंस को कॉइन की और इस इंटेंशन से उस कॉइन को एज डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के रूप में पास कर देता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा भी लायबल होगा। सेक्शन 250 में हम पढ़ते हैं
डिलीवरी ऑफ कॉइन परचेज्ड विद नॉलेज इट इज़ अल्टर। तो यहाँ पे अगर किसी कॉइन की डिलीवरी करना जो कि पोजेशन रखता है इस नॉलेज से कि वो उसको अल्ट्रेशन करने के पर्पज से उसका पोजेशन रखता है, तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर हैविंग कॉइन इन हिज पोजेशन, तो वो अपने आप में क्या है, एक कॉइन रखता है जिसमें कि ऑफेंस डिफाइन किया गया है जो 246 to 48 में कमिट हुआ है, एंड नोन एट द टाइम ही बिकम द पोजेसर, और वो उसका कॉइन का पोजेशन रखता है और ऑफेंस कमिट हुआ है उस कॉइन से रिलेटेड जिसमें फ्रॉडुलेंटली इस इंटेंशन से फ्रॉड कमिट हुआ है, डिलीवर कर देगा उस कॉइन को उस अन्य व्यक्ति को, या फिर उस अन्य व्यक्ति को उस कॉइन को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए इंड्यूस करेगा, तो उस व्यक्ति को 5 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 251 में हम पढ़ते हैं डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन परचेज विद द नॉलेज दैट इट इज अल्टर। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कॉइन रखता है अपने पोजेशन में जिसके संबंध में ऑफेंस हुआ है जो कि 247 और 249 में डिफाइन किया गया है, इनके अंतर्गत वो ऑफेंस कमिट हुआ है जिसमें कि उस कॉइन का पोजेशन जिससे रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है, फ्रॉडुलेंटली, और फ्रॉड कमिट होता है और उस कॉइन को वो अन्य व्यक्ति को डिलीवर कर देता है, उस अन्य व्यक्ति को वो इंड्यूस करने का अटेम्प्ट कर देता है कि वो उस कॉइन को रिसीव कर ले, तो उस व्यक्ति को 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 252 में हम पढ़ते हैं पोजेशन ऑफ कॉइन बाय पर्सन हु नो इट टू बी अल्टर, ये जानते हुए कि वो एज ए अल्ट्रेशन में है एंड हैव बिकम, और उसका वो क्या रखता है, पोजेशन रखता है, ये जानते हुए भी कि उस कॉइन का पोजेशन अल्ट्रेशन के रूप में वो पोजेशन रखता है, तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हूएवर फ्रॉडुलेंटली ओवर विथ इंटेंडिंग दैट फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड, तो यहाँ पे अगर कोई फ्रॉड कमिट होता है उस कॉइन के पोजेशन रखने में जिसके ऑफेंस डिफाइन किया गया है 246 to 48 में जो कमिट हुआ है, और उस टाइम पर जब वो उस कॉइन का पोजेशन रखता था, जब ऑफेंस कमिट हुआ था, तो उस व्यक्ति को 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। 253 में हम पढ़ते हैं पोजेशन ऑफ इंडियन कॉइन बाय पर्सन हु नो इट टू बी अल्टर, तो क्या है, उसको बदल दिया गया है उस कॉइन का, उसका पोजेशन वो ये जानते हुए भी रखता है कि वो पोजेशन रखने वाला है उस कॉइन का, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति कैसे लायबल होगा। whoever fraudulently over with intending that, जिससे कि फ्रॉड कमिट हुआ है जिसके पोजीशन में, जिससे कि संबंधित कॉइन उसके पोजीशन में है और उस कॉइन से संबंधित जो ऑफेंस 247 और 249 में हुआ है और उस टाइम पर वो उस कॉइन का पोजीशन रखता था, उसका इफेक्ट करता है एज ए अल्ट्रेशन रूप में, तो जो डिस्क्रिप्शन में उसको पनिश किया जाएगा वो है 5 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा। ठीक है। सेक्शन 254 में हम पढ़ते हैं डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन which first purchase the deliver did not known to be altered। तो यहाँ पे बताया गया है अगर कोई कॉइन एज ए जेन्युइन के रूप में उसकी डिलीवरी की गई है, लेकिन जो फर्स्ट परचेज पर्सन है, जो डिलीवरर है, वो नहीं जानता था कि इसको अल्ट्रेशन करके इस कॉइन को डिलीवर किया गया है, तो इसका इफेक्ट होगा, वो कैसे पनिशेबल होगा। whoever deliver to any other person as the genuine as the coin of different description from that it is an attempt to induce any person to receive the genuine over as a different coin from that what it is and any coin in the respect जिसके संबंध में कोई ऑफेंस कमिट हुए हैं, जो 246 के 247 जिसमें वो जानता था एंड 248 एंड 249 हैज़ बीन परफॉर्म इन द रेस्पेक्ट एट द टाइम ही टूक इट इन पोजेशन, जब वो अपने पोजेशन में रखता था और वो जानता था कि ऑपरेशन परफॉर्म्ड होने वाला है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसके लिए उसको फाइन के लिए भी पनिश किया जाएगा और 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट, जहाँ पर वो जो कॉइन की वैल्यू है जो अल्टर्ड हुई थी, जो वैल्यू एज ए जेन्युइन वैल्यू थी कॉइन की, उसके 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट के रूप में, फाइन के रूप में उसको पनिश किया जाएगा। 10 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ द कॉइन विच इज जेन्युइन, अदरवाइज अल्टर्ड द कॉइन एंड द फाइन द अमाउंट विल बी डिसाइडेड फॉर द 10 टाइम वैल्यू ऑफ द कॉइन इज डिसाइडेड एंड लाइबल फॉर दैट पर्सन। ठीक है। सेक्शन 255 में हम पढ़ते हैं काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्टाम्प को कूट रचना कर देता है तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। whoever counterfeit knowingly and perform any part of the process of counterfeiting any stamp issued by government for the purpose of
रिन्यू के पर्पज से तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट की सेक्शन तक 10 ईयर की होगी, फाइन के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, ए पर्सन कमिट द ऑफेंस, जो काउंटरफीट कर देता है, जो जेन्युइन स्टाम्प को वह डोमिनेशन करते हुए अपीयर लाइक ए जेन्युइन स्टाम्प एंड ए डिफरेंट डोमिनेशन। तो अगर वो जेन्युइन स्टाम्प को एज ए वन डोमिनेशन स्टाम्प है उसको डिफरेंट डोमिनेशन स्टाम्प के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर देता है तो सेक्शन के ऑफेंस के अंतर्गत इंक्लूड होगा। ठीक है। सेक्शन 256 में हम पढ़ते हैं, हैविंग पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टाम्प। तो यहाँ पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है या मटेरियल है जो पोजीशन में रखता है कोई व्यक्ति जो किसी गवर्नमेंट के स्टाम्प को काउंटरफीट कर देता है तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर हैज़ इन हिज पोजीशन, अपने पोजीशन में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल रखता है इस पर्पज से कि उसको यूज़ किया जाए या नोइंगली जानते हुए और हैविंग बिलीव करते हुए कि इसका यूज़ किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टाम्प जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ है रिन्यू के पर्पज से, तो उस व्यक्ति को 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। 257 में हम पढ़ते हैं, मेकिंग सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टाम्प। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट स्टाम्प को काउंटरफीट कर देता है उसको बनाना या सेल करना एज ए परफॉर्म एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड बाय एंड सेल, तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हुएवर मेक्स एंड परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड बाय सेल एंड डिस्पोज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड और नोइंग हैविंग रीजन टू बिलीव दैट इट इज इंटेंडिंग टू बी यूज, किस पर्पज से कि वो जो काउंटरफीट स्टाम्प यूज हुआ है गवर्नमेंट के पर्पज के हिसाब से रिन्यू करने के पर्पज से, तो अगर उसमें काउंटरफीट का पर्पज यूज किया जाता है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा। ठीक है। 258 में हम पढ़ते हैं, सेल ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टाम्प। अगर गवर्नमेंट स्टाम्प है उसका काउंटरफीट करने के बाद उसके अगर सेल करता है कोई व्यक्ति तो वो कैसे लाइबल होगा। हुएवर सेल एंड ऑफर फॉर सेल एनी स्टाम्प विच ही नो हैज रीजन टू बिलीव दैट काउंटरफीट ऑफ एनी स्टाम्प इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिन्यू के पर्पज से वो उस काउंटरफीट वो उस गवर्नमेंट स्टाम्प का काउंटरफीट कर देता है तो वो व्यक्ति 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा पनिशेबल होगा। 259 में हम पढ़ते हैं, हैविंग पोजीशन ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टाम्प। तो अगर कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट स्टाम्प का पोजीशन रखता है उसमें क्या है वो काउंटरफीट कर देता है उस पोजीशन को, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो व्यक्ति कैसे लाइबल होगा। हुएवर हैज़ इन पोजीशन, अपने पोजीशन में ऐसा कोई स्टाम्प रखता है जिसमें कि वो जानता था कि वो काउंटरफीट है और जो स्टाम्प इशू हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा वो रिन्यू करने के पर्पज से हुआ है, उसमें इस इंटेंशन से डिस्पोज करने के पर्पज से जो जेन्युइन स्टाम्प है उस जेन्युइन स्टाम्प को क्या कर देता है, काउंटरफेट कर देता है, उसका डिस्क्रिप्शन बदल ऐसे काउंटरफेट करते हुए, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा। ठीक है। सेक्शन 260 में हम पढ़ते हैं, यूजिंग एज ए जेन्युइन गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू बी काउंटरफेट। तो यहाँ पे बताया गया है अगर कोई गवर्नमेंट स्टाम्प है जिसको यूज करना एज ए जेन्युइन गवर्नमेंट स्टाम्प के रूप में, लेकिन अगर वो जाना जाता है काउंटरफेट, उसमें कूट रचना अगर इंक्लूडेड है तो वो कैसे पनिशेबल होगा। Whoever uses as a genuine any stamp knowingly to be likely to be counterfeit, तो वो जानता था कि वो काउंटरफेट कोई स्टाम्प है जो कि जेन्युइन के रूप में यूज हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशूड हुआ है रिन्यू के पर्पज से, तो उस व्यक्ति को 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 261 में हम पढ़ते हैं, एफिशिएसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेन बीरिंग गवर्नमेंट स्टाम्प एंड ओवर रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंटा स्टाम्प यूज फॉर विथ इंटेंडिंग टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी राइटिंग है जो कि गवर्नमेंट स्टाम्प से सब्सटेंस में ली गई है या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट स्टाम्प से हटाया गया है, रिमूव किया गया है गवर्नमेंट को लॉस करने के पर्पज से, तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। हुएवर फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंडिंग टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट एंड रिमूव एनी एफिशिएंस फ्रॉम एनी सब्सटेन एंड बियरिंग एनी स्टाम्प इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिन्यूइंग एनी राइटिंग, ऐसी कोई राइटिंग या डॉक्यूमेंट इस पर्पज से कि स्टाम्प का यूज हुआ है या रिमूव हुआ है उस राइटिंग में कि डॉक्यूमेंट को स्टाम्प के लिए यूज किया जाएगा राइटिंग और डॉक्यूमेंट्स में, इन ऑर्डर टू सच स्टाम्प उसका डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट में उसका यूज हुआ है, तो उस व्यक्ति को 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट से फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 262 में हम पढ़ते हैं, यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड। तो अगर कोई गवर्नमेंट स्टाम्प है जिसको जाना जाता है यूज करने से पहले, तो उसका क्या इफेक्ट होगा कि अगर उस गवर्नमेंट स्टाम्प को किस पर्पज से जाना जाता है यूज होने से पहले,
पहले, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अपना पर्पस इंक्लूड कर देता है, उसकी इंटेंशन इंक्लूड कर देता है, तो वो कैसे लाइबल होगा। जैसे कि इसमें बताया गया है whoever fraudulently और विथ इंटेंडिंग टू कॉज लॉस। तो यहाँ पे वो फ्रॉड के पर्पज से या फिर लॉस करने के पर्पज से गवर्नमेंट को ऐसा कोई स्टाम्प यूज़ कर देता है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू हुआ है रिन्यू करने के पर्पज से, जिसमें कि वो जानता था उसका यूज़ करने से पहले कि वो एज ए यूज़ लेगा उस गवर्नमेंट स्टाम्प का फ्रॉड के पर्पज से या लॉस के पर्पज से यूज़ करने से पहले, तो उस व्यक्ति को 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट फाइन के द्वारा दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 263 में हम पढ़ते हैं इरेजर ऑफ मार्क डोनेटिंग दैट स्टाम्प टू बीन यूज। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा मार्क जो स्टाम्प के यूज में हुआ है, स्टाम्प के इंक्लूडेड में है ऐसा कोई मार्क, उसको इरेज करना, उसका यूज करना है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हुएवर फ्रॉडुलेंटली और विथ इंटेंडिंग टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लॉस करने के पर्पज से इरेज कर देता है, रिमूव कर देता है किसी भी स्टाम्प से जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने पास करा है, इस पर्पज से कि कोई रिन्यू हो सके, कोई मार्क को पुट एंड इम्प्रेस्ड अपॉन द स्टाम्प फॉर द पर्पज डिनोटिंग दैट द सेम हैज बीन, उसका यूज किया जाएगा। और ये जानते हुए कि वो उसके पोजीशन में है, उसको सेल कर देता है, डिस्पोज कर देता है उस स्टाम्प को, और जो मार्क यूज हुआ है उसको इरेज कर देता है, रिमूव कर देता है, सेल डिस्पोज कर देता है इस स्टाम्प को, ये जानते हुए कि वो उस व्यक्ति को, गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है उस व्यक्ति के ऐसा कोई कार्य करने से, तो उस व्यक्ति को 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा भी पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 263A में हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टियस स्टाम्प। तो यहाँ पे ऐसा कोई काल्पनिक स्टाम्प के रूप में यूज़ कर देता है, उसका प्रोहिबिट अगर गवर्नमेंट कर देती है और उस प्रोविज़न को कोई व्यक्ति वोलेट कर देता है, तो वो व्यक्ति कैसे पनिशेबल होगा। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, इस प्रोविज़न में कुछ कंडीशन दी गई हैं, जैसे कि बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हुएवर, फर्स्ट कंडीशन में है कि मेक्स एंड नोइंगली अटर एंड डील एंड सेल एनी फिक्टियस स्टाम्प, ऐसे कोई काल्पनिक स्टाम्प का यूज़ कर देता है या उसको सेल कर देता है जानते हुए कि पोस्टल पर्पस से कि वो फिक्टियस स्टाम्प है, ऐसा कोई काम कर देता है व्यक्ति। दूसरी कंडीशन में अगर वो अपने पोजीशन में रखता है या बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज़ के उस फिक्टियस स्टाम्प का यूज़ कर देता है। सी में बताया गया है कि ऐसा कोई फिक्टियस स्टाम्प तैयार कर देता है बिना लॉफुल एक्सक्यूज़ के, उसके पोजीशन में रखता है, प्लेट या इंस्ट्रूमेंट मटेरियल उसके बनाने के पर्पज से, उस फिक्टियस स्टाम्प के बनाने के पर्पज से ऐसे डाई प्लेट या इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल रख देता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें कि 200 रुपीज़ के द्वारा उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रोविजन में हमें बताया गया है एनी सच स्टाम्प, ऐसा कोई स्टाम्प जो डाई हुआ है, प्लेट हुआ है, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल जो उसके पोजीशन में है जानते हुए कि फिक्टियस है, उसको सीज किया जाएगा और सीज या फोरफेज किया जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रोविजन में हमें बताया गया है इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंतर्गत जो फिक्टियस स्टाम्प है उसमें जो स्टाम्प जो फॉल्सली परपोर्टिंग कर देता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशूड कोई स्टाम्प है, डोनेट कर देता, डोनेटिंग ए रेट ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज की रेट को डोनेट कर देता है और फैसिमाइल एंड इमिटेशन कर देता है और रिप्रेजेंटेशन कर देता है एज ए जेन्युइन स्टाम्प के रूप में, और जो कि एक काल्पनिक या फिक्टियस स्टाम्प है, वेदर ऑन ए पेपर एंड अदरवाइज एनी स्टाम्प जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टाम्प पास हुआ है पेपर पर या अदरवाइज। ठीक है, फोर्थ प्रोविजन में हम पढ़ते हैं इन दिस सेक्शन आल्सो इन सेक्शन 255 टू 263 बोथ इंक्लूसिवली द वर्ड गवर्नमेंट के अंतर्गत यूज इन कनेक्शन, जो गवर्नमेंट इंक्लूड किया गया है एज ए वर्ड इन रेफरेंस, जो स्टाम्प यूज हुआ है इस पर्पज से कि वो डोनेट कर देता है, डोनेटिंग ए रेट ऑफ पोस्टेज, तो नथिंग विथ एनीथिंग कंटेंट, जो 17 सेक्शन इनमें कही गई बात के अलावा जो इंक्लूड किए गए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति या पर्सन ऑथराइज है लॉ के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को उस पार्ट, इंडिया के किसी भी पार्ट को, और या पार्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट डोमिनियन जो फॉरेन कंट्री में है, तो उसके अंतर्गत गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब जो 17 सेक्शन के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की हमें डेफिनेशन दी गई है, वो जो व्यक्ति है जो कि ऑथराइज है लॉ के द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर देता है, जो इंडिया के किसी भी पार्ट को या फिर जो मैजिस्ट्रेट डोमिनियन के अंतर्गत किसी भी पार्ट को क्या है ऑथराइज कर देता है, तो हम उसको गवर्नमेंट के अंतर्गत डील कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर 12 है हम यहीं ओवर कर देते हैं, जो हमारी क्लास यहाँ पे डील हुई है। तो आगे के जो चैप्टर 13 है और प्रोविज़न है वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सो आई होप दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम. लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स. थैंक यू.
If any query, then message me on my YouTube channel, Legal Facts, and I would clarify these question